कोई भी जो सीबीआई के आरोप थे वो प्रूफ नहीं हो पाया। इसी पे ही एक ही लाइन के वर्डिक्ट को बार बार बताते हुए राजेश, तो एक तरफा फैसला आप कह सकते हैं इसे? बिल्कुल, ये आशा है इस पे यही कह सकता है कि सीबीआई की फेलियर है, सीबीआई की नाकामी है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट केस था, सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड थी, मीडिया में प्रूफ था। अगर ये आरोपी नहीं है, अगर उस समय के टेलीकॉम मंत्री आरोपी नहीं है, उस समय के टेलीकॉम सेक्रेटरी आरोपी नहीं है, तो बहुत ही आश्चर्य की चीज है। आप यही देखिए कि सितंबर में डीएस माथुर थे उस टेलीकॉम सेक्रेटरी, और मंजू माधवन करके होती थी, वो उस समय की डायरेक्टर फाइनेंस होती थी। उन्होंने इस फैसले का इतना विरोध किया कि अल्टीमेटली मंजू माधवन ने प्री मैच्योर रिटायरमेंट वीआरएस ले लिया 4 दिसंबर को, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था राजा की तरफ से। और डीएस माथुर जब तक रहे सेक्रेटरी 31 दिसंबर तक वो थे, तो 24 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक वो इस फैसले का विरोध करते रहे, और जब तक वो सेक्रेटरी रहे वो नहीं साइन किए। उसके बाद सिद्धार्थ बेहुरा सेक्रेटरी जनवरी में बने, और उनके बनने के तुरंत बाद ही सारा कुछ प्रोसेस क्लियर हो गया और लाइसेंसेस बांट दिए गए। राजेश जी, आप हमें एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो फिगर थी 1.76 लाख करोड़ जो मिस्टर विनोद राय ने रखी थी, ये कैसे कैलकुलेट हुई थी? और ये जो कपिल सिब्बल कह रहे थे, जो मैंने कहा जीरो लॉस, ये कैसे कंपेयर करता है जीरो लॉस वर्सेस 1.76 लाख करोड़? देखिए, जो विनोद राय का यानी सीएजी का फैसला था वो इस आधार पे कैलकुलेट किया गया था, सब्सक्राइबर बेस और रेट ऑफ। जब 2001 में इस लाइसेंसेस को बांटे गए थे, तो उस समय ऑक्शंस किया गया था। अच्छा। तो उस समय जो ऑक्शन हुआ था उसमें दिल्ली जैसे सर्किल के लिए या फिर बॉम्बे सर्किल के लिए तो डिमांड आए थे, लेकिन छोटे स्टेट्स के लिए कोई डिमांड नहीं आया था। बिहार, उड़ीसा जैसे वहां पे सिर्फ एक सब्सक्राइबर आते थे, तो उनके लिए कोई ऑक्शन नहीं हो पाती थी। तो इसी को आधार मान के उस समय के प्राइसेस के आधार पे, और 4 करोड़ सब्सक्राइबर, 4 लाख सब्सक्राइबर उस समय थे, और 2008 में जबकि 40 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो 100 गुना अगर सब्सक्राइबर बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली बिजनेस केस ज्यादा है, ज्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा कंपनियों को। तो जो 2001 का प्राइस, तो वही 2008 का प्राइस क्यों हो? और उसके बाद 2010 से 2016 के बीच में ऑक्शन करके बेचे गए स्पेक्ट्रम। मैं आपको बता दूं, सिमिलर अमाउंट ऑफ स्पेक्ट्रम के लिए सरकार को करीबन 3,10,000 करोड़ रुपए मिले। तो आप उससे आधार पे भी देखिए कि अगर 2010 से 2016 के बीच में 3,10,000 करोड़ मिलते हैं, तो 2008 में अगर 1,76,000 करोड़ उस आधार पे सीएजी ने कैलकुलेट किया, तो वो गलत फैसला नहीं था। तो अब आप कहेंगे कि नोशनल ही था, एक्चुअल लॉस नहीं है, पर एक नोशनल लॉस सीएजी ने कैलकुलेट किया। नोशनल लॉस आप नहीं कह सकती। अगर आप वो सीएजी का ये कहना है कि अगर उस समय ऑक्शन करके स्पेक्ट्रम को बेचा जाता मुफ्त का, या 2001 के प्राइस पे नहीं बेचा जाता, तो सरकार को इतना पैसा 1,76,000 करोड़ रुपए और मिलता। कपिल सिब्बल का यह कहना है कि वो इसलिए फ्री में ऑक्शन कर कम दाम पे दिए गए ताकि टेलीकॉम पेनिट्रेशन बढ़ाया जाए। और उनका यह कहना था कि 2008 से 2010 के बीच में टेलीकॉम पेनिट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ी, क्योंकि टेलीकॉम टैरिफ काफी कम हुआ। जी, इनफैक्ट कोर्ट में क्या हुआ इस पर जितेंद्र शर्मा बातचीत कर रहे हैं, सुन लो। जब अंदर कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर जब समर्थक घुसना शुरू हो गए थे, एक समय मैं माहौल बताऊं कि लॉ एंड ऑर्डर को संभालना काफी मुश्किल हो गया था। ए राजा को खुद डैश पे आकर के ये कहना पड़ा था, जितने भी समर्थक हैं वो सभी के सभी लोग बाहर निकल जाए। कोर्ट के अंदर जब आने की बात करें, तो अंदर प्रीमिसेस है, कोर्ट रूम के अंदर जाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी। एक वक्त ये आया था सिर्फ आरोपियों को अंदर जाने के लिए कहा जा रहा था, उनके परिवार के जो करीबी है वो तक नहीं जा पा रहे थे। सबसे पहले ए राजा को अंदर घुसाया गया। कनी मोई जो कि अपने पति के साथ अंदर जाना चाहती थी, कनी मोई को अंदर कोर्ट रूम के अंदर जाने दिया जा रहा था, लेकिन उनके पति को नहीं। और इस बात को लेकर के झड़प भी हुई पुलिसकर्मियों से, और आखिर में पति के साथ अंदर जाने दिया गया। जैसे ही सभी आरोपी अंदर घुसे हैं, अचानक से आता है, क्योंकि जज ने एक लाइन में फैसला सुनाया कि सारे के सारे आरोपी बरी हैं। ये मैं इसको हैरान कर देने वाला फैसला था। लेकिन अगर मैं आपको आरोपियों के उसके बताऊं, क्योंकि मैं सवेरे से रीड कर रहा था, उनके वकील थे, उनके परिवार के लोग थे, और सब जिस उम्मीद से आए थे, तो वाकई में उनको इस बात की उम्मीद थी कि यह फैसला उनके पक्ष में आएगा। क्योंकि मेरी काफी सारे वकीलों से मैं लगातार बातचीत कर रहा था, वो अपने जो उन्होंने पक्ष रखा था, अपने जो उनके जो मुवक्किल थे, मतलब जो उनके आरोपी थे, उनके पक्ष से जो रखा था वकीलों ने, उसको लेकर के उनकी दलील साफ थी कि जो भी घोटाला जो बताया गया वो कहीं से घोटाला था ही नहीं। वो एक हमारे साथ संजय कपूर जुड़ गए हैं, जो कि पहले एयरटेल के सीईओ होते थे। संजय कपूर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस जजमेंट को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और सारे लाइसेंसेस को कैंसिल किया था, उस फैसले पर ये सवाल उठते हैं? देखिए साहब, मैं कोई लीगल बैकग्राउंड से तो हूँ नहीं, इसलिए ऑल आई कैन से दिस मोमेंट इज कि
अगर कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया तो सबको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, और मैं भी उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन क्योंकि उस समय मैं इंडस्ट्री में था और काफी हद तक इन्वॉल्व था जो कुछ हो रहा था इस देश में, और हमने देखा है कि उस टाइम पे इंडस्ट्री ने रियली बहुत बड़े बड़े ब्लोज लिए हैं। सडनली एक इंडस्ट्री में आप एक एक सर्कल में 10-12 लोग का कंपटीशन क्रिएट कर दो जिसमें सस्टेनेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है, और सब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की वजह से, क्योंकि एक विंडो खुली उसमें आ गए और किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया, किसी ने ट्रांसफॉर्म नहीं किया टू गेट इनटू डेटा एंड वीडियो ग्रेड नेटवर्क्स। उसका क्या फायदा हुआ? एंड में बैंक्स को नुकसान हुआ, कंपनीज को नुकसान हुआ, इंडिविजुअल्स को नुकसान हुआ, लोगों की नौकरियां चली गई, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर फिर से चेंज हुआ, अब हम फिर से ओलिगोपोली पे आ गए। तो ये 10 साल में हम ऑलमोस्ट जैसे वो ट्रेडमिल पे भागते हैं वैसे ट्रेडमिल पे भाग रहे थे, वहीं के वहीं खड़े थे। पर क्या आपको ये नहीं लगता है कि इससे कंज्यूमर्स को फायदा हुआ? जो कपिल सिब्बल बार बार कह रहा है कि ये जीरो लॉस पॉलिसी थी, इससे टेलीकॉम दरें जो है वो काफी कम हुई। देखिए साहब, ये अपना अपना नजरिया है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ दरें कम करने से कंज्यूमर को फायदा होता है तो हाँ, फायदा हुआ। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं कि कस्टमर एक्सपीरियंस एनहांस हो और आज की डेट में आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए, अपनी नीति जिंदगी जीने के लिए और ग्लोबल कंपेटिटिवनेस के लिए नेटवर्क्स का और वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप वो सब चीजें देखेंगे तो हिंदुस्तान ने डेफिनेटली वो प्रोग्रेस नहीं करी उस टाइम पे। आप देखें हमारे नेटवर्क्स कितने बुरी तरह डिटीरिएट हुए। हर समय आप लोग ही बात करते थे कॉल ड्रॉप्स, डेटा स्पीड ठीक नहीं है। आज भी हमारे पास वीडियो ग्रेड नेटवर्क बिल्कुल तैयार नहीं है, राइट? और अब हम माइग्रेट कर रहे हैं 4G में, अब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब 3 प्लेयर रह गए हैं, होपफुली उनकी सस्टेनेबिलिटी होगी। बिल्कुल, हम आपसे उस समय ये कहा जा रहा था कि ज्यादा प्लेयर्स आएंगे तो ज्यादा कंपटीशन आ गए और ज्यादा क्वालिटी सर्विसेज आएंगे, कॉस्ट कम होगा, और शायद इसी को लेकर राजा उस समय जो मंत्री थे वो यही कहते थे कि 10 से 12 प्लेयर हो गए हैं, अब ज्यादा कंपटीशन आएगा। लेकिन बिल्कुल ये देखा गया था कि स्वान टेलीकॉम हो, चाहे वो उसके तुरंत बाद जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन हुआ था उन्हें अप्रैल में, उसके 3-6 महीने के बाद ही वो 45% स्टेक वो 4,500 करोड़ में बेच देते हैं। उसी तरह से यूनिटेक ने अपना 60% स्टेक 6,200 करोड़ में बेच देता है। तो क्लियरली ये दिखा था कि ये सिर्फ प्रॉफिट कमाने का एक जरिया था, उससे टेलीकॉम सेक्टर को फायदा नहीं हुआ। तो क्या आप ये मानते हैं कि वो जो डिसीजन था, आज जो टेलीकॉम सेक्टर की जो हालत है इतनी खराब है, इसका सबसे बड़ा रीजन वो डिसीजन था उस समय का 2008 का? साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट वर्डिक्ट कुछ भी हो, लेकिन इंडस्ट्री को उस डिसीजन से कोई फायदा नहीं हुआ। इंडस्ट्री को उस डिसीजन से नुकसान ही हुआ, और इतने साल इंडस्ट्री ने अपनी दरें कम करते गए, नॉन सस्टेनेबल लेवल पे आ गए, 10-12 लोग आपस में झगड़ते रहे। ना कंज्यूमर को फायदा हुआ अदर देन प्राइसेस, और ना इंडस्ट्री को फायदा हुआ। तो रियल स्ट्रक्चर और दुनिया ये ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट कर चुकी है कि इस गेम में 3-4 प्लेयर ही रह पाते हैं और सस्टेनेबली री इन्वेस्ट कर सकते हैं कंज्यूमर एक्सपीरियंस में, और हम वापस 10 साल की गेम के बाद वहीं पहुंचे। तो जहां से शुरू हुए से वहीं आ गए 10 साल बाद, तो इंडस्ट्री को तो कोई फायदा हो नहीं सकता। पर मिस्टर कपूर, फिर अब क्या आगे चल के होगा? क्योंकि ये जो पास्ट में हुआ है इसको रिवर्स करना मुश्किल है, क्योंकि ना सिर्फ टेलीकॉम स्पेक्ट्रम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रिसोर्स है उसकी प्राइस डिस्कवरी होनी चाहिए। आगे चल के 5G भी आएगा, वहां भी ऑक्शन होगा, वहां भी पैसा लगेगा। अब क्या राह आगे है टेलीकॉम सेक्टर के लिए? देखिए, हिंदुस्तान में 2-4 बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं टेलीकॉम को लेके आज भी। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है टेलीकॉम में, स्पेक्ट्रम, उसकी दरें आज भी बहुत ज्यादा है। तो दुनिया से अनोखे प्राइस पे बिकता है हिंदुस्तान में, और उस प्राइस पे वायबिलिटी लाना बहुत मुश्किल काम है। सो ओवर टाइम मैं उम्मीद रखता हूं कि उसकी प्राइसेस कम होंगी। उसके अलावा जब आप मार्केट डिस्कवर्ड प्राइस लाते हैं तो उसके ऊपर आप SUC चार्ज करते हैं, उसके ऊपर आप रेवेन्यू शेयर चार्ज करते हैं, इतने सारे, आई थिंक वो सब कम होनी चाहिए। बिकॉज हम हिंदुस्तान में ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारी सर्विसेज अफोर्डेबल दामों पे मिलेंगी।
पर संजय क्या आप ये नहीं मानते हैं कि इन सभी चीजों के लिए कुछ हद तक टेलीकॉम सेक्टर भी जिम्मेदार है? आपको याद होगा जब 95-96 में ऑक्शनिंग हुई थी तो बहुत हाई बिड किया गया था और बाद में सरकार ने करीब 9,000 करोड़ का वेव ऑफ किया था और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे हम लोग आए थे। बात अभी भी जो बिडिंग हुई है 2010 से 2016 के बीच में, वहां हाई बिडिंग की गई थी टेलीकॉम सेक्टर के द्वारा और करीब सरकार को 3 लाख करोड़ का फायदा हुआ था। तो सरकार तो ऑब्वियसली चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा ले, नेचुरली तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी अब उनके पास आ गया है तो वो ऑक्शन ही करेंगे। तो देखिए इसमें दो व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। एक तो जो 3G में शुरू में हुआ उसमें एक आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट की गई कि स्पेक्ट्रम जो ऑक्शन किया गया वो इतना कम था एंड द नंबर ऑफ पीपल हु वर बिडिंग वर सो मेनी कि उसकी कीमत ऊपर जानी ही थी। जब आप कम सामान रखेंगे ऑक्शन के लिए और उसकी डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी प्राइस तो ऊपर जाएगी। तो वो आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने ओपन अप किया, खुले तरीके से स्पेक्ट्रम ऑक्शन का सारा स्पेक्ट्रम टेबल पे रखा। तो आई थिंक दैट्स अ मच बेटर पॉलिसी टू डी। अब आप वो 95-96 में जा रहे हैं, उस टाइम पे क्या हुआ, हम रेवेन्यू शेयर पे थे, वहां से मूव करे, वो आई थिंक टेलीकॉम की ओवर एस्टिमेशन थी कि इतनी रिटर्न आएगी कस्टमर से, उस टाइम नहीं आई। बट दुनिया भर में लर्निंग्स आई हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कपूर अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। इस बीच माजिद मेमन के साथ हमारे संवाददाता ने बातचीत की, आपको वो भी सुनवाए थे। किया है, क्या आपके लॉजिक काम आए हैं? बिल्कुल, हम देखिए ऐसा है, इसमें राजनीति नहीं चलती कोर्ट में, न राजनीति न सामाजिक न ये नहीं चलता। सबूतों के आधार पर फैसले होते हैं और चूंकि लीगली सबूत नहीं रहे इसलिए मुकदमा छूट गया। आरोप झूठे थे, तैयारी सरकार की बराबर नहीं थी। घोटाला तो खैर आरोप था मगर तफ्तीशी घोटाला जो है उसकी वजह से केस छोड़ गया। 1,76,000 करोड़ की जो थ्योरी दी थी वो आप लोगों ने कैसे गलत साबित? सारे बेकार थे। 1,76,000 से वो खुद चार्जशीट में 1,76,000 पे नहीं रहे, वो आधे से कम पे आ गए। उन्हें पता था कि अलग अलग। बहुत बहुत शुक्रिया। तो माजिद मेमन साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि तैयारी पूरी नहीं थी और लिहाजा फेल रही है सीबीआई चार्जेस साबित करने में। प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। लगातार जी बिजनेस में 2G घोटाले मामले की जांच चल रही है। अब तक क्या हुआ पहले एक करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले 1.76 लाख करोड़ घोटाले में सीबीआई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। बड़ा फैसला यह है कि सभी के सभी जो आरोपी हैं तीनों केस में उनको बरी कर दिया गया है। सभी 17 आरोपी जो हैं उनको बरी कर दिया गया है और ये तीनों केसेस में उनको बरी किया गया है। अब ए राजा पूर्व टेलीकॉम मंत्री जिनको बरी कर दिया गया है, इसके अलावा कनिमोरी जो कि डीएमके नेता हैं उनको भी बरी कर दिया गया है। साथ ही साथ सिद्धार्थ बहुरा जो कि पूर्व टेलीकॉम सचिव और उस समय के सचिव है, जबकि इस पूरे ही मामले में जो आवंटन हुआ था उनको भी बरी कर दिया गया है। शाहिद बलवा जो कि प्रमोटर हैं डीबी रियल्टी के, उनको भी बरी कर दिया गया है। और इसके अलावा जो विनोद गोयनका हैं जो कि प्रमोटर हैं स्वान टेलीकॉम के, उनको भी बरी कर दिया गया है। रिएक्शन इतना स्ट्रांग था, इनफैक्ट संजय चंद्रा प्रमोटर यूनिटेक के, इनको भी बरी किया गया कि आप जितनी भी कंपनियां इसमें लिस्टेड हैं, चाहे यूनिटेक को देख लीजिए या डीबी रियल्टी को देख लीजिए, इन दोनों में एक जोरदार उछाल आया। डीबी रियल्टी तो अपर फीस पर अभी भी लॉक्ड है, करीब 20% ऊपर, और यूनिटेक में भी करीब 15 से 16% के आसपास का एक उछाल देखने को मिला। और अभी भी इस तेजी के साथ ही वहां पे कामकाज होता हुआ। डीबी रियल्टी करीब 7-7.5 रुपए ऊपर, 43-60 के स्तरों पर अपर फीस है, और यूनिटेक भी करीब 15% ऊपर अभी कामकाज करते हुए 8.8% के स्तरों पर कामकाज हो रहा है। इस फैसले के तुरंत बाद जब राज्यसभा में कामकाज शुरू हुआ तो वहां पर भी हंगामे के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। पहले उसकी कुछ तस्वीरें देख लीजिए। Don't force me to go to that. Please. Ghulam Nabi ji, Anand Sharma ji, call your members back. If you can come, if you can call them to your respective seats. This is not the way. Have you changed BJP on this side? Why you come to this side? Why you come to this side? You go to your side. You go to your side. Don't change the sides in the house. Don't change the sides in the house. Please go back to your seats. I have understood that you have decided to. You don't want to go back to your seats. What is happening? I am not able to understand. Sri. ये सदन है। पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं लेना। श्री प्रमोद तिवारी, you want to raise a zero hour? Pramod Tiwari, zero hour. You are raising about Ganga. No, this is you don't want. Okay, you don't want. Next one is three. तो
तो राज्यसभा के आप तस्वीरें देख रहे थे। इस पूरे ही घटनाक्रम के बाद राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके ऊपर अब डीबी रियल्टी के वकील जो हैं उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। इस तरह से देखा जाता है कि ये बार बार हो रहा है। पहले बॉफर्स केस में हुआ, अब इस केस में हुआ, आरुषि केस में हुआ कि को शुरू में सीबीआई केस को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है और वो केस में कुछ भी नहीं होता है और वो कोर्ट पे छोड़ देते हैं। दिस इज कॉल्ड फायरिंग फ्रॉम द शोल्डर ऑफ द जज कि कोर्ट को आप केस का पुलंदा बनाओ, खुद से ना देखो कि केस में दम है कि नहीं और सीधा कोर्ट में डाल दो। कंट्री का टाइम वेस्ट करो, एक्यूज की लिबर्टी का ट्रेल करो, उनकी रेपुटेशन का लॉस करो और अल्टीमेटली केस में कुछ नहीं होता है। सीबीआई शुड गिव लॉट ऑफ आंसर्स एंड ईडी शुड आल्सो गिव लॉट ऑफ आंसर्स एंड मोरओवर इन दिस केस सीबीआई एंड ईडी वर contradicting each other. तो सीबीआई को जवाब देने होंगे और साथ ही साथ अब तक कई सारे केसेस का रेफरेंस लेते हुए कि इन केसेस में भी ऐसा हुआ, एक लॉस ऑफ रेपुटेशन भी होता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन इसके ऊपर सीबीआई को जवाब देने होंगे। कपिल सिब्बल ने इस पूरे मामले के ऊपर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। दिन भी में ट्रोल हो रहा है कि सीबीआई सिब्बल साहब जीरो लॉस कहते थे, तो अब इन ट्रोल वालों को भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सिब्बल साहब सोच विचार की बात करते हैं, बेबुनियादी कभी बात नहीं करते। That if you create an atmosphere of suspicion, and if you create an atmosphere in this country that everything that the UPA one did was wrong, and if the opposition gets onto the bandwagon, and the entire atmosphere is vitiated, and you get a judgment of a court which is not necessarily right, then you will have positions like this. The telecom sector is in dire straits today, thanks to Vinod Rai. The telecom sector is in dire straits today, thanks to the opposition. Thanks to the leaders of the opposition, both in Rajya Sabha and Lok Sabha, that made such a song and dance about it. And now our position has been vindicated. And they attacked the former Prime Minister of India. तो आप सुन रहे थे कपिल सिब्बल को, जिनका कहना है कि काफी हद तक इमेज को डिस्कार्ड करने की कोशिश यहाँ पे की गई थी। साथ ही साथ इसके ऊपर जो वरिष्ठ लॉयर हैं उनका क्या कहना है, यानी माजिद मामून से बातचीत हुई, वो भी आपको सुनवाते हैं क्या कहा उनका। इनफैक्ट उनका भी ये कहना है कि जो पूरा सीबीआई ने इसमें स्टांस लिया है, उनकी तरफ से कुछ जांच में या फिर कुछ दिक्कतें रहीं या कुछ कमी रही जो तमाम प्रूफ्स हैं वो रखने में, इसी वजह से शायद ये फैसला आता हुआ दिखाई पड़ा। इनफैक्ट पी चिदम्बरम ने भी इसके ऊपर कुछ बयान दिया है, आपको वो भी सुनवाए थे। Allegation of a major scam involving the highest levels of government was never true, was not correct, and that has been established today. तो बड़े बड़े आला कमान के ऊपर जो आरोप लगाए गए उसको पूरी तरह से प्रूफ नहीं कर पाए, और जिस भी तरह के नाम यहाँ पे उछाले गए थे, स्टेचर के नाम यहाँ पे उछाले गए थे, उन सभी नामों के खिलाफ सीबीआई का जो आज फैसला है उस पर वो बयान देते हुए कि सभी आरोपी जो है उनको बरी करना अपने आप में ही सीबीआई की जो पूरी तैयारी नहीं थी वो यहाँ पे प्रूफ करता है। कन्नी मोदी ने क्या कहा, आपको वो भी सुनवाए थे। It turned out good for the DMK. And I love to thank everybody who stood by me, my family, my husband, my party, the party, the leaders, and across the party who understood. तो 7 साल जो समय था वो काफ़ी बुरा था, और उसमें वो सभी का शुक्रिया अदा कर रही हैं जिन्होंने उनके साथ खड़े रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट के जिस फैसले उसका वो स्वागत भी करती हैं। लेकिन ओवरऑल जो एक फैसला अब तक आया है, इस फैसले का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है ये उन्हीं कंपनीज पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो कि इससे एसोसिएटेड रही है, यानी कि यूनिटेक, डीबी रियल्टी, सन टीवी जैसी कंपनियां जो हैं उनमें एक जोरदार उछाल आज के सत्र के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। और बाकी टेलीकॉम कंपनी के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो वहां पर एक मिला जुला सा ही मूव देखने को मिला है। इसके अलावा अभी कुछ एक बयान और आ रहे हैं, और क्रूशियल बयान आ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कहा, आपको एक एक करके वो दिखाते हैं। उनका ये कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत, सीबीआई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं, और साथ साथ जानबूझकर ये जो अफवाह है ये फैलाई गई है। और उनका ये भी कहना है कि जो सीबीआई का जो फैसला आया है इसका वो स्वागत भी करते हैं, और आगे इनफैक्ट जो इमेज डिस्टार्ट करने की बात की गई थी उसको लेकर भी उन्होंने अपना बयान दिया है। हालांकि तमाम पक्षों की तरफ से, विपक्षों की तरफ से ये बयान जरूर आ रहे हैं, लेकिन राजेश जितनी भी चीजें हुई हैं इन चीजों को देखते हुए अभी तक एटलीस्ट ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसी सिचुएशन में जो एलिगेशन है वो किसके ऊपर लगाया जाए, सीबीआई के ऊपर या बाकी चीजों के ऊपर।
बिल्कुल, देखिए इसमें ये बिल्कुल क्लियर कट केस है कि सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है वो लोअर कोर्ट में या सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाई कि ये 17 आरोपी के अगेंस्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की या ब्राइबरी की या जो भी चार्जेस उन पर लगाए गए थे उन चार्जों को वो प्रूफ नहीं कर पाया और इसलिए लोअर कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। लेकिन ये पूरा मामला एक घोटाला था, इसमें गलत तरीके से आवंटन किए गए थे स्पेक्ट्रम, इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उन्होंने माना और उन्होंने लाइसेंस कैंसिल किया। इनफैक्ट जी मीडिया से खास बातचीत कर रहे हैं कपिल सिब्बल, पहले वो सुन ले। क्या अभी भी कई पोस्ट हर पद से बर्खास्त करना। आखिरी सवाल रहेगा सिब्बल साहब, 2014 में इससे बड़ा मुद्दा बनाया गया तो मोदी वर्सेस कांग्रेस, 2019 में क्या राहुल और पीएम मोदी के बीच में जो मुकाबला होगा ये बड़ा मुद्दा होगा? आने तो दो, 2019 में मुद्दा आने तो दो यार। सीबीआई की रविंद्र कुमार जी इनफैक्ट वो ये बात साफ करते हुए कि अब तक जो भी किया गया है उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है, इतना बड़ा इशू है नहीं। विनोद राय के ऊपर भी वो टिप्पणी करते हुए कि उनको भी जो भी उन्होंने कंप्यूटेशन कैलकुलेशंस किए हैं उसको दोबारा यहाँ पर एक बारी रीथिंक करना चाहिए था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान आपकी स्क्रीन पर है कि कोर्ट के फैसले का वो स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और साथ ही साथ जो भी दुष्प्रचार किया गया है उनके खिलाफ वो सब कुछ कोर्ट के इस फैसले से बिल्कुल साफ हो जाता है।